हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन द प्रीवियस वीडियो। हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट। और आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन द प्रीवियस वीडियो। सो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अभी तक हमने देखा था कि हम लोग बेसिकली किसी भी देश को के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए उस देश का इनकम लेवल देखते हैं कि हाउ मच इनकम इज़ एनी कंट्री प्रोड्यूसिंग, है ना। जब हमें इनकम पता चलता है तो हम जान सकते हैं कि उस देश में डेवलपमेंट कितना अधिक है या कितना कम है इन कंपैरिजन टू कंपेयरिंग विथ इनकम ऑफ सम अदर नेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें देखना है इंडिया कितना आगे तरक्की किया है तो हम इंडिया का पर कैपिटा इनकम देखेंगे और कंपेयर करेंगे किसी भी डेवलप्ड देश के साथ, फॉर एग्जांपल यूएसए के साथ, जहाँ का पर कैपिटा इनकम हम मेजर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम लोग अभी काफ़ी पीछे हैं डेवलपमेंटल गोल से हमारे। तो आज हम देखेंगे खाली इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज। इसका मतलब है कि इनकम ही नहीं, बाकी कुछ और भी क्राइटेरियाज होते हैं जो हमारे लाइफ को बेटर बनाते हैं। ठीक है, तो वो कौन से क्राइटेरिया हैं और उससे भी हम जान सकते हैं कि हमारा डेवलपमेंटल लेवल कितना है। तो जब हम किसी व्हेन वी लुक एट एन इंडिविजुअल एस्पिरेशन एंड गोल्स, वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट ऑल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एक्सेट्रा इन माइंड। ठीक है, तो जब हम किसी भी एक इंडिविजुअल्स के गोल्स और उनके आकांक्षाएं देखते हैं तब हमें पता चलता है कि लोग जो हैं वो खाली इनकम, बेहतर इनकम के लिए ही नहीं बल्कि उनके मन में कुछ और सारे भी गोल्स होते हैं। जैसे कि सिक्योरिटी होनी चाहिए, लाइफ में सिक्योरिटी होनी चाहिए, जहाँ पे भी वो रहें सुरक्षित रहें। अगर वो कहीं किसी जॉब में काम कर रहे हैं तो वो जॉब भी सुरक्षित हो। दूसरे का रिस्पेक्ट, और उनको भी रिस्पेक्ट मिले, वहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट हो उनके साथ, और जो भी वो चाहें वो उनका करने का फ्रीडम हो उनके पास। तो ये सारी चीज़ें भी इंडिविजुअल्स के लिए उतनी ही मैटर करती हैं जितनी कि इनकम करती हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी देश के बारे में सोचते हैं या किसी रीजन के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पे खाली एवरेज इनकम ही नहीं बल्कि कुछ और भी इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हमें देखना अनिवार्य है अगर हम वहाँ का डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। तो व्हाट कुड दीज एट्रीब्यूट्स बी, लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हम एक उदाहरण के जरिए इसको समझने का कोशिश करेंगे। टेबल 1.3 जो है ये आपका पर कैपिटा इनकम देता है हरियाणा का, केरला का और बिहार का। तो ये जो फिगर्स हैं जो आपके दिए हुए हैं पर टेबल नंबर 1.3 में आप देखेंगे हरियाणा जो है वो पर कैपिटा इनकम है उसका 1,62,034 रुपीज़, केरला का 1,55,516 रुपीज़ और बिहार का पर कैपिटा इनकम है 34,168 रुपीज़। तो ये जो पर कैपिटा इनकम डाटा में दिया हुआ है ये 2015-16 का डाटा है और ये नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो उस समय के करेंट प्राइसेस के ऊपर बेस है उसके जरिए कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, तो अब आप पूछेंगे मुझसे स्टूडेंट्स कि हम लोग कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या है। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन बाय टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल प्रोडक्शन कैसे हमें पता चलता है, क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन जो हमारे राज्य में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बिहार है जहाँ का पर कैपिटा इनकम 34,168 रुपीज़ दिखाया जा रहा है यहाँ पे, तो वहाँ का कैसे कैलकुलेट होगा? वहाँ पे जितने भी फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं, फाइनल प्रोडक्ट का मतलब है हमारा यहाँ पे, मान लीजिए हम एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए हमें फेविकॉल भी चाहिए, हमें लकड़ी भी चाहिए, हमें उसके ऊपर जो सनमाइका लगता है वो भी चाहिए, है ना। और फिर डेस्क के लिए जो वो मेटल वाले नॉब्स होते हैं वो सारे चाहिए। तो ये सारे तो प्रोडक्ट हैं जो बन रहे हैं, है ना। तो
हम क्या करते हैं, जब हमें अपना टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है तो हम फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस, करेंट प्राइस लेते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल, हाँ ये अलग चीज़ है कि उसमें फेविकॉल का डब्बा भी लगा और मेटल नॉब्स भी लगे और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें और भी लगी, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स का हम दाम ऐड नहीं करते, हम फाइनल प्रोडक्ट जो एक टेबल बनने में लगा है, जो बन गया है, उसका मार्केट प्राइस ही कैलकुलेट करते हैं। तो इस प्रकार के सारे जो भी फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अब आटा, हम बहुत सारा गेहूं प्रोड्यूस करते हैं तो गेहूं का हम इनिशियल कॉस्ट नहीं लेते हैं। गेहूं से अगर हम ब्रेड बना रहे हैं तो ब्रेड का फाइनल कॉस्ट लिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो वो करेंट प्राइसेस को हम पूरे राज्य में जितना भी उत्पादन हुआ है, जब उसको ऐड कर लेते हैं करेंट प्राइसेस पे, और उसके बाद हम उसको डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट से, तब जाके हमको पर कैपिटा इनकम मिलता है। तो जो बिहार का पर कैपिटा इनकम देख रहे हैं, तो ये क्या है एक्चुअली में, कि बिहार ने जितना भी उत्पादन किया है फाइनल प्रोडक्ट्स का एक साल के अंदर 2015-2016 में, जब हम उसको बिहार की आबादी के साथ डिवाइड करते हैं तब इतना 34,000 समथिंग पर कैपिटा इनकम जनरेट होता है। तो एक आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है, एवरेज इनकम उसका बहुत कम है, और वहीं अगर हम हरियाणा या केरला के साथ कंपेयर करते हैं तो एक आदमी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है इन कंपैरिजन फ्रॉम अ पर्सन इन बिहार। सो दिस इज अ डिफरेंस। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अगर इसमें आपको कोई डाउट है, सेंड मी अ क्वेश्चन, सेंड मी योर क्वेश्चंस एंड आई विल रिप्लाई टू योर ऑल आंसर्स, ओके। देखो स्टूडेंट्स, प्लीज आस्क क्वेश्चंस, ओके। क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नो स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड कि क्वेश्चनिंग कोई भी प्रकार का क्वेश्चन हो, नो क्वेश्चन इज अ स्टूपिड क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। आपके मन में जो भी क्वेश्चन आए, ये मत सोचिए दूसरे बच्चे क्या कहेंगे ये सवाल को लेके। आस्क द क्वेश्चन, आई एम हियर टू आंसर, नो। सो कंटिन्यूइंग विद द टेक्स्ट, roughly we can take it to be per capita income of the state. We find that the Haryana has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि हम जब देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हरियाणा का सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम है और बिहार का सबसे कम पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। तो अगर पर कैपिटा इनकम डेवलपमेंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो हरियाणा जो है वो मोस्ट डेवलप माना जाएगा और बिहार जो है वो लीस्ट डेवलप माना जाएगा इन तीनों में। अब हम देखते हैं टेबल नंबर 1.4, जो कि इन्हीं स्टेट्स के कुछ और जो फैक्टर्स हैं उनको भी कंसीडर करता है। तो अब हम हरियाणा, केरला और बिहार को कंपेयर करें तो वहाँ के क्वालिटी ऑफ लाइफ के जो फैक्टर्स होते हैं उनको देखते हैं हम लोग। क्वालिटी ऑफ लाइफ जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वो चीज़ें जो मानव का जीवन जो है वो बेहतर करती हैं, जो बेहतर क्वालिटी हम मानवों को मिलता है, वो हम कैसे मेजर करते हैं। हम देखते हैं कि क्या कोई भी एक क्षेत्र में, रीजन में, वहाँ पे एजुकेशनल लेवल कैसा है ना, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वहाँ पे लिटरेसी रेट कैसा है ना, वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी और ये सारी चीज़ें कैसी हैं। तब अगर किसी जगह हुआ जहाँ पे अच्छा एजुकेशन है, वहाँ पे सारे लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी नहीं होती है, वहाँ पे है ना बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो वो रीजन ऑब्वियसली अधिक डेवलप्ड होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग ये फैक्टर्स कंपेयर करते हैं। तो हरियाणा में इन्फेंट मोर्टेलिटी 36 है, केरला में 12 है और बिहार में 42 है। तो बिफोर हम लोग इसमें आगे बढ़ें, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR क्या होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year. तो इन्फेंट मोर्टेलिटी की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से प्रति 1000 बच्चे जो किसी भी साल जन्म लेते हैं उसमें से कितने बच्चे जो हैं उनका एक साल के अंदर ही मौत हो जाता है, उसको हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो पर 1000 हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर डाइंग विदिन 1 ईयर इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो हरियाणा में एक साल में 1000 बच्चों में 36 बच्चों की मौत हो जाती है।
केरला में जो ये लेवल है ये बहुत कम है, 12 ही है, मतलब 1000 में मात्र 12 बच्चों की मौत हो रही है, और बिहार में सबसे अधिक है, 42 है। उसी प्रकार अगर हम लिटरेसी रेट देखें तो हरियाणा का जो साक्षरता की दर है वो 82% है, केरला में 94% है और बिहार में 62% है। नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100%, सेकेंडरी स्टेज एज 14 एंड 15 2013-14, ठीक है। तो ये नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है? नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप। तो नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? सेकेंडरी स्टेज में 14 और 15 साल के टोटल बच्चों में किसी भी राज्य के अंदर कितने बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। तो केरला में आप देखेंगे कि 100 में से 83 बच्चे जो हैं सेकेंडरी स्टेज के स्कूलिंग कंप्लीट कर रहे हैं। वहीं हरियाणा में 100 में मात्र 61 रह जाते हैं, और बिहार में ये घट के 50% भी नहीं है, 43 ही रह जाते हैं। 100 में खाली 43 बच्चे ही स्कूल में 10वीं 11वीं की पढ़ाई कर रहे हैं। 14-15 ईयर मतलब 9 to लेके 9 to 11 तक के बच्चे जो होते हैं। तो इस टेबल को अगर हम समझें, हरियाणा जहाँ पे मैक्सिमम डेवलपमेंट होना चाहिए पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, वो फिर भी वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत हाई है, ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू बिहार। मतलब कि सही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ पे उसके बाद भी नहीं दिया जा पाया गया है सरकारों के द्वारा। लिटरेसी रेट इज़ मच बेटर, एंड सिमिलरली एजुकेशनल लेवल भी जो है ये और भी बहुत उसमें सुधार आ सकता है नेट अटेंडेंस रेशियो में। तो कमिंग टू द कंक्लूजन, हमको इस टेबल से क्या पता चलता है? तो पहला कॉलम जो है उसमें हमने देखा 1000 बच्चों में मात्र 12 बच्चों की ही मौत होती है। हरियाणा में ये जो आंकड़ा है ये ऑलमोस्ट 3 गुना है ना। 36 चिल्ड्रेन डाई पर 1000 विद इन एनी गिवन ईयर। और इसी प्रकार अगर दूसरे हाथ से हम लोग देखें, हरियाणा जो कि पर कैपिटा इनकम में हरियाणा आगे है केरला से, लेकिन केरला में ज़्यादा बेटर हेल्थ फैसिलिटी है न्यूबॉर्न चिल्ड्रंस के लिए। अब हम इस डाटा का एक्चुअल प्रभाव क्या हमारे ऊपर पड़ता है ये समझना है, तो सोचिए उन माता पिता का जिनके बच्चे पहला साल भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कितना कष्टदायक होता होगा ये चीज़। तो ये जो डाटा है ये 2015 की है, ठीक है। तो हम लोग कोई 70 साल पहले की बातें नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे जन्म लेने की हमारी परिस्थिति ऐसी है कि बच्चा जो है वो इतना भी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है कि हम सारे बच्चों को सही से उनका जन्म भी करवा पाए, है ना। वो लोग का मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हम लोग प्रोवाइड कर पाएँ कि वो सेफली बॉर्न हो जाएं, ये भी हम लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं 70 साल के बाद। ये डाटा हमको ये बता रहा है, ठीक है। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विथ इन्फेंट मोर्टेलिटी। द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 shows around half of the children aged 14-15 in Bihar are not attending school beyond class 8, ठीक है। तो बिहार में अगर हम लोग देखते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो बिहार का तो कितना ख़राब है। आधे परसेंट 50% बच्चे भी जो हैं वो 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बिहार में जो एलिमेंट्री स्कूल है वो काफ़ी सारे हैं नहीं, उतना एजुकेशनल अच्छे स्कूल वहाँ पे प्राप्त नहीं है बच्चों के लिए। जो बच्चे स्कूल में हो सकते थे अभी बच्चे उसके कारण क्या है स्कूल में नहीं है। तो मान लीजिए ऐसा आप लोगों में से किसी के साथ होता तो क्या आप लोग रीड और राइट कर पाते हैं अभी जैसे हम लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं? नहीं हो पाता। पब्लिक फैसिलिटीज़, हाउ इज इट दैट एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम देन एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड इन दीज क्रूशियल एरियाज? तो पब्लिक फैसिलिटी जो है वो क्या होता है, हम लोग जो टेबल 1.4 था उसमें हमने देखा कि हरियाणा में एवरेज इनकम जो है वो केरला के व्यक्ति से भी अधिक है, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा जो है वो काफ़ी सारे मुख्य चीज़ों में बहुत पीछे है केरला से। और इसका कारण क्या है? मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल, ठीक है। कहा जा रहा है कि आपके पॉकेट में जितने पैसे हैं
ये पर्याप्त नहीं है आपका जीवन को बेहतर बनाने के लिए। आपको सारे गुड्स और सर्विसेज जो चाहिए आप उसे खरीद नहीं सकते, बना नहीं सकते, ठीक है। सो इनकम बाई itself इज नॉट ए कंप्लीट एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन आर एबल टू यूज, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति का या समाज का हम अगर इनकम ही देखते हैं तो वो जो है वो एक एडिक्वेट इंडिकेटर यहाँ पे सूचक है ना, वो सूचना हमको नहीं दे सकता कि वहाँ के जो नागरिक हैं उनको सारा मटेरियल गुड्स और सर्विसेज जो है वो इस्तेमाल कर पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनका इनकम अधिक है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी क्षेत्र के लोगों का इनकम अगर बेहतर हो तो उनको अब बेहतर जीवन के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए वो भी मिल रही हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति अगर किसी रीजन के व्यक्ति, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते हैं, है ना। हम अपने मंथली इनकम से इकट्ठा करके वो सर्विस जो है अगर सरकार या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे रहे हैं तो हम लोग नहीं खरीद पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्कूल हुआ, है ना। तो क्या आप बोल सकते हैं कि आप मान लीजिए 1 लाख रुपए, यू आर हैविंग अ सैलरी ऑफ 1 लाख रुपीज़ अ मंथ, जो कि नेशनल एवरेज से बहुत अधिक है, 12 लाख रुपीज़ पर साल है। हम लोग का नेशनल एवरेज पर कैपिटा कितना है, और अराउंड 1.5 लाख 2 लाख के अराउंड होगा। तो उससे 6 गुना अधिक भी अगर आप इनकम कमा रहे हैं तो क्या ये चीज़ सुनिश्चित करता है कि आपके बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूल में जाएंगे? अगर उस क्षेत्र में अच्छे स्कूल है ही नहीं तो नहीं जा पाएंगे उसके बाद, है ना। वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि आप एक स्कूल तो नहीं बना सकते अपने तनख्वाह के ऊपर या अपने अर्निंग के ऊपर, और आप अगर स्कूल बनाएंगे तो आपका अर्निंग खत्म हो जाएगा, आपको अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा, फिर स्कूल के ऊपर ध्यान दीजिएगा आप, है कि नहीं। या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ, या फिर उसी प्रकार से अच्छा हॉस्पिटल हुआ। अब आपके रीजन में अगर अच्छा हॉस्पिटल नहीं है तो क्या आप अपना खुद का हॉस्पिटल खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते हैं। अधिकतर लोगों के लिए ये चीज़ संभव नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो, है ना, कि हम जैसे इस रीजन में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे बहुत कम प्रदूषण है, तो ये समाज, इसके एक पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं क्यों ऐसा है। बट वही अभी शहर में, क्या उस शहर के लोग जितना भी अच्छा इनकम कमाए, क्या वो पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट खरीद सकते हैं? दे के नॉट, ठीक है। तो इसी प्रकार से हर चीज़ जो है वो इंडिविजुअली नहीं किया जा सकता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो पब्लिक ऑन लार्ज ही कर सकती है, तो वो चीज़ें ही आपकी पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल रोड्स पब्लिक फैसिलिटी है, इंडिविजुअली हम लोग नहीं बना सकते, ये हमारी गवर्नमेंट ही बना सकती है ना। जो हमसे पैसे कलेक्ट करके टैक्सेस के रूप में वो इकट्ठा करते हैं और वो हमें सर्विस देते हैं, अच्छे रोड बना के, अच्छे हॉस्पिटल्स बना के, अच्छे स्कूल्स बना के, है ना। तो जिसके कारण कि हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो और ज़्यादा सुधर सके, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग पब्लिक फैसिलिटी कहते हैं। और पर कैपिटा इनकम जो होता है वही सिर्फ ये डिसाइड नहीं करता कि किस प्रकार का लाइफ जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आप जी रहे हैं, है ना। बहुत सारे फैक्टर, पब्लिक फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट आपके ऊपर पैसा खर्चा करता है उसके ऊपर भी निर्धारित होता है ये चीज़। Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facility। तो केरला के पास, केरला में हमने देखा कि लो मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। तो कारण क्या है? कारण यही है कि वहाँ की सरकार ने बेसिक हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोविज़न किया, और उसका असर ये हुआ कि वहाँ के लोगों के पास बेटर ऑप्शंस थे, बेटर स्कूल थे, बेटर हेल्थ सेंटर थे, जिसके कारण वो उनको समय पे एजुकेशन मिल जाता था, सरलता से एजुकेशन मिल जाता है। उसी प्रकार सरलता से मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है, जिसके कारण बच्चों की डेथ नहीं होती है उनके बर्थ के समय में। इसी प्रकार से कुछ और भी स्टेट्स हैं, जैसे कि आपका पंजाब हो गया, जहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हेल्थ जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो वहाँ के लोगों में हम देखते हैं कि हेल्थ और न्यूट्रिशन जो है उस राज्य में उन लोगों का बहुत ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे टेबल 1.5 है, इसको आप लोग स्टडी करिए। और ABC
ये 3 फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिसको आपको फिनिश करना है। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। वंस it is realized that even though the level of income is important, yet it is an inadequate measure of the level of development, we begin to think of other criterion. There could be a long list of such criterions, but then it would not be so useful. What we need is a small number of most important things. Health and education indicators, such as the ones we used in comparison of Kerala and Haryana, are among them. Over the past decades or so, health and education indicators have come to be widely used along with income as a measure of development. For instance, Human Development Report published by UNDP compares countries based on the educational level of the people, their health status and per capita income. It would be interesting to look at certain relevant data regarding India and its neighbor from Human Development Report 2016. तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो भी देखा, हमने देखा पहले कि इनकम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके ज़रिए हम लोग किसी भी जगह का डेवलपमेंट मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब हमने ये किया तो हमें एहसास हुआ कि और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिसके ज़रिए हम लोग ये चीज़ जान सकते हैं, है ना। जैसे हेल्थ हुआ, इन्फेंट मोर्टेलिटी जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो लेकिन ये क्राइटेरिया क्या है? ये तो बहुत सारे क्राइटेरिया, अब ऐसे क्राइटेरिया हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना। इसी प्रकार के आप बहुत सारे लिस्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या चाहिए कि एक स्मॉल नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स चाहिए। जैसे कि हेल्थ हो गया, जो इम्पॉर्टेंट है उसको लेते हैं, एजुकेशन हो गया उसको ले लिया। उससे बाद हम लोग कंपेयर करते हैं केरला और हरियाणा, है कि नहीं। तो इससे हमें पता चला कि दोनों में क्या डिफरेंस है। पिछले जो एक दशक में हेल्थ और एजुकेशन एज इंडिकेटर्स जो हैं, ये इसका इस्तेमाल बहुत ही भारी संख्या में किया जाता है विदेशी संस्थाओं द्वारा किसी भी देश का डेवलपमेंट मेजर करने के लिए, और इनकम भी इसी में सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये 3 फैक्टर्स, ठीक है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP जो है वो हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसको कहते हैं वो लोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में वो यूनाइटेड नेशन जो है वो किसी भी देश को मेजर करने के लिए 3 फैक्टर्स लेते हैं, इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो पर कैपिटा इनकम, हेल्थ कैसा है और एजुकेशनल लेवल कैसा है, उसके अनुसार एक लिस्ट बनाया जाता है ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल 1.6 दिया हुआ है। ये हम लोग जो है, इंडिया जो है वो मिडिल रैंक्स में आता है। इससे हमारे ऊपर टेबल 1.6 में देखेंगे तो श्रीलंका ही नहीं और भी बहुत सारे देश हैं। ये जो है खाली 2015 का साउथ एशिया का डाटा दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो श्रीलंका जो है वो ग्रॉस नेशनल इनकम में पर कैपिटा के हिसाब से भारत से 2 गुना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी श्रीलंका की हमसे बेहतर है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब कितने साल उन्होंने एवरेज स्कूलिंग कितना समय बिताया है। तो श्रीलंका में बच्चे जो हैं वो ऑलमोस्ट 11 साल बिताते हैं, भारत में मात्र 6.3 साल, ठीक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में हमारी जो पोजीशन रैंकिंग है वो 131 है। 190 देश में हम लोग 131 ही पे हैं, पायदान पे हैं, और श्रीलंका जो है वो हमसे बेहतर है, ठीक है। और बाकी हमसे काफ़ी सारे खराब देश भी हैं, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। HDI, इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस रिपोर्ट को जो लिस्ट है इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है, जिसमें 188 कंट्री हिस्सा सम्मिलित होती हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ्स डिनोट एट द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है कि ऑन एन एवरेज किसी भी देश में कितने साल एवरेज जो है वो वहाँ के लोग जीवित रहते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्थ अमेरिकन देशों में जाएंगे, यूरोपीय देश में जाएंगे, तो वहाँ पे 88, 89, 90 ईयर्स भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको दिखेगा कि एवरेज वहाँ पे लोग 80 से 90 साल जीते हैं। भारत हमारा जो है वो
न्यूट्रिशन और इन सारे चीज़ों में सुधार के बाद 68.3 ईयर्स अब हम लोग पहुँचे हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तब हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था वो मात्र 37 या 38 था। मतलब कि 1947 में जो एक आम व्यक्ति है साधारणतः वो 40 साल की उम्र ही तक जी पाता था, उसके बाद उसकी मौत हो जा रही थी। एवरेज आउटलुक मैं आपको बता रहा हूँ इतना था विदेशी शासन में, जो कि हमने अभी 70 साल में अच्छे न्यूट्रिशन के द्वारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा और हेल्थ सिस्टम के द्वारा, एजुकेशन सिस्टम के द्वारा हम सफलता पा पाए हैं, और अब हमारा एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68.3 ईयर्स हो गया है, जो कि अभी भी बहुत कम है। अभी और इसमें सुधार लानी है। पर कैपिटा इनकम जो है वो डॉलर के टर्म में कैलकुलेट किया जाता है सारे कंट्रीज का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है कि श्रीलंका जो कि हमसे इतना छोटा देश है वो हमसे इतना आगे है ना। टेबल 1.6 जो है वो ये दिखा रहा है कि नेपाल और बांग्लादेश जो कि लो पर कैपिटा इनकम है भारत के कंपैरिजन में, फिर भी वहाँ पे भी भारत से ज़्यादा बेहतर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है। इसी प्रकार तो हमको इसमें पता चलता है कि हमारे कौन से अभी क्षेत्र हैं जिसमें हमको ज़्यादा परिश्रम करना होगा। वो आपका हेल्थ सेक्टर भी है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों को कितना बेटर हेल्थ फैसिलिटी मिल पाता है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। प्लस साथ ही में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी और बेहतर करने की आवश्यकता है, जिससे कि न्यूट्रिशन जो है वो लोगों का हम लोग इंक्रीज कर पाएँ, है ना। अब देखते हैं कि मैनी improvement have been suggested in calculating HDI and many new component have been added to human development report। तो HDI में भी बहुत सारे नए नए फैक्टर्स जोड़े गए हैं जिससे कि उसको और बेहतर और ज़्यादा समझ में आने वाला हो, उस प्रकार का बनाया जा सके। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ये टॉपिक स्टूडेंट्स आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम किस प्रकार से ग्रोथ करें जिससे कि हम लोग स्वावलंबी रहें, मतलब कि हमारा नुकसान ना हो। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया जब, तो पुरानी पद्धति की एग्रीकल्चर थी तो ज़मीन की उपजाऊता खराब नहीं होती थी, उसमें केमिकल सैलिनिटी नहीं बढ़ती थी। लेकिन जब से हमने इंटेंस फार्मिंग करना शुरू कर दिया, बहुत अधिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया अपना इनकम बढ़ाने के लिए, तो उससे क्या हुआ, आज हमारा मिट्टी जो है, ज़मीन जो है वो बंजर होती जा रही है। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम उस प्रकार के डेवलपमेंट को कहते हैं जिससे कारण कि हमको फ़ायदा भी मिले और जो प्राकृतिक रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, यहाँ पे लैंड है, वो भी बर्बाद ना हो, वो भी आगे के फ्यूचर जनरेशन के काम आ पाए। अगर हम जिस प्रकार से खेती कर रहे हैं फॉर एग्जांपल भी, तो वो ज़मीन अगर बंजर हो गई तो हमारे भविष्य के बच्चों के लिए काम नहीं आएगी वो, है ना। तो हमें किस प्रकार के डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब वो आगे के जनरेशन्स के लिए भी उपयोगी बनी रहे, ये हमें सुनिश्चित करना है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा कोट दिया है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। इसका मतलब है कि हमने जो रिसोर्सेस हैं दुनिया की, वो अपने दादा परदादाओं से नहीं ली है, बल्कि ये हमारे जो भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं उनसे हमने उधार लिया है और उनको हमको वापस देना है ये चीज़। ऐसा नहीं होगा कि हम अपने बच्चों को एक ख़राब दुनिया दे के जाएँ जहाँ पे एसिड रेन हो रहा है खाली, है ना, तेजाबी बारिश हो रही है और वातावरण में खाली धूल और धुआं उड़ रहा है, जहाँ पे वो सांस भी ना ले पाएँ, खेती भी ना कर पाएँ, अपने आप को हेल्दी भी ना बरकरार रख पाएँ। वैसा दुनिया हम अपने बच्चों को दे के नहीं जाना चाहिए, कहने का तात्पर्य ये है। तो इस टॉपिक को आप लोग पढ़िएगा। दिस इज जस्ट 2 पैराग्राफ जहाँ पे आपको एक जगह बताया गया है कि ग्राउंड वाटर जो है भारत में उसको कैसे ओवर यूज़ ना होने दें, और दूसरा है कि नेचुरल रिसोर्स है, जो तेल हो गया आपका, ये सारे उत्पाद हैं, ये भी बहुत तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं, तो क्या किया जाए। ठीक है, आप लोग इसको पढ़िए और एक्सरसाइज में आपके 9 क्वेश्चन है, प्लीज़ राइट इट डाउन। ठीक है, जब भी हम लोग चेक कर सकते हैं इसको।
ठीक है, तो इसके साथ